दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि देश में मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक पूरी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है जो हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन बदलने के लिए बनाई गई है। सोचिए, अगर हर गवर्नमेंट परचेज में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी मिले, तो इससे न सिर्फ लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, बल्कि फॉरेन इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्चुअल ग्राउंड पर क्या कर रही है। तो दोस्तों, यहीं पर आता है एक पावरफुल पॉलिसी टूल, जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया का ऑर्डर, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तैयार किया है और इस ऑर्डर का लेटेस्ट वर्जन 19 जुलाई 2024 को जारी हुआ। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि लोकल कंटेंट आखिर होता क्या है, इसे कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है और क्यों ये कैलकुलेशन हर सप्लायर के लिए इतना क्रूशियल है। इसके बाद हम समझेंगे कि सप्लायर्स को क्लास 1 और क्लास 2 कैटेगरीज में किस आधार पर डिवाइड किया जाता है और ये क्लासिफिकेशन उनके टेंडर प्रेफरेंस को कैसे प्रभावित करता है। फिर बात करेंगे गवर्नमेंट टेंडर्स में मिलने वाली हाईएस्ट प्रेफरेंस की, यानी कौन से सप्लायर्स को सबसे बड़ा फायदा मिलता है और क्यों। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी किन सिचुएशंस में अलाउ की जाती है और नॉन लोकल सप्लायर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। इसके साथ ही हम 200 करोड़ से नीचे वाले टेंडर्स में फॉरेन पार्टिसिपेशन पर लगी रिस्ट्रिक्शन को भी डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये रूल प्रैक्टिकली कैसे लागू होता है। और अंत में हम उस इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां जानेंगे कि इंपोर्टेड रीसेल आइटम्स को लोकल कंटेंट में क्यों नहीं गिना जाता, यानी वो हिडन रूल जो अक्सर कई बिडर्स को कंफ्यूज कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के टेंडर रूल्स या मेक इन इंडिया पॉलिसी को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का सेशन आपको देगा एक क्रिस्टल क्लियर और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो इस पूरे ऑर्डर का कोर फाउंडेशन है, यानी कि लोकल कंटेंट के बारे में। आपने शायद ये टर्म कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये गवर्नमेंट टेंडर्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, लोकल कंटेंट दरअसल किसी भी गुड्स, वर्क या सर्विस की टोटल वैल्यू का वो हिस्सा होता है जो भारत में बना हो या जिस पर भारत में वैल्यू एडिशन हुआ हो। यानी अगर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या उसका मेजर प्रोसेसिंग इंडिया में हुआ है, तो वही पार्ट लोकल कंटेंट कहलाता है। अब सवाल आता है कि किसी प्रोडक्ट में लोकल कंटेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, लोकल कंटेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आसान तो है, लेकिन इसे समझना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसे इस तरह समझिए कि सबसे पहले किसी आइटम या प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू लें, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते, यानी वो अमाउंट जो वास्तव में आइटम के प्रोडक्शन में लगा है। उसके बाद इस टोटल वैल्यू में से वो पोर्शन माइनस कर दें जो इंपोर्टेड कंटेंट है, यानी जो मटेरियल या कंपोनेंट किसी दूसरे देश से आया है, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी या किसी भी तरह का इंपोर्ट चार्ज भी शामिल है। और अब जो वैल्यू बचती है, वही आइटम का वास्तविक लोकल कंटेंट होता है और इसे अक्सर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ताकि साफ पता चले कि प्रोडक्ट में कितना मेड इन इंडिया का कंटेंट है। इसे समझने का मतलब है कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई मशीन, गुड्स या सर्विस कितनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन पर डिपेंड करती है, और ये सीधे सप्लायर की एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए किसी मशीन की टोटल कॉस्ट 100 रुपए है और उसमें इंपोर्टेड पार्ट्स 30 रुपए के हैं, तो लोकल कंटेंट हुआ 70 रुपए, यानी 70%। इसका सीधा मतलब है कि ये मशीन 70% मेड इन इंडिया है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी, क्योंकि सप्लायर की एलिजिबिलिटी और उसे मिलने वाली प्रेफरेंस पूरी तरह इसी परसेंटेज पर डिपेंड करती है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में बिड करने का हक किसे है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ 2 कैटेगरीज के सप्लायर्स एलिजिबल हैं, यानी क्लास 1 लोकल सप्लायर और क्लास 2 लोकल सप्लायर। और दोस्तों, फॉरेन सप्लायर्स सिर्फ तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इश्यू की जाए, यानी सामान्यतः प्रेफरेंस हमेशा इंडियन सप्लायर्स को ही दी जाती है। अब समझते हैं पहली कैटेगरी, यानी क्लास 1 लोकल सप्लायर के बारे में। अगर किसी सप्लायर के गुड्स या सर्विसेज में कम से कम 50% लोकल कंटेंट है, तो उसे क्लास 1 लोकल सप्लायर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है और इंपोर्टेड मटेरियल 40 रुपए या उससे कम है, तो इसका लोकल कंटेंट 50% या उससे ज्यादा होगा, यानी सप्लायर क्लास 1 में क्वालिफाई करेगा। इस कैटेगरी में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गवर्नमेंट टेंडर्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन्हीं सप्लायर्स को दी जाती है।
अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी यानी कि क्लास 2 लोकल सप्लायर के बारे में। अगर किसी सप्लायर के गुड्स या सर्विसेज में कम से कम 20% लोकल कंटेंट है लेकिन 50% से कम है तो वह क्लास 2 में आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी मशीन की टोटल कॉस्ट 100 रुपए है और इम्पोर्टेड कंटेंट 70 रुपए है तो लोकल कंटेंट 30 रुपए यानी 30% हुआ और ऐसा सप्लायर क्लास 2 में क्वालिफाई करेगा। ये सप्लायर्स भी बिड करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में हमेशा क्लास 1 सप्लायर्स के बाद आते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि लोकल कंटेंट कैसे कैलकुलेट होता है और सप्लायर्स को कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ एक ट्रिकी सवाल उठता है कि क्या हर एक्सपेंडिचर या हर कंपोनेंट लोकल कंटेंट में काउंट किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दरअसल गवर्नमेंट ने इसे बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कुछ आइटम्स लोकल कंटेंट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। जैसे कि अगर कोई सप्लायर किसी फॉरेन कंपनी को लाइसेंस फीस, रॉयल्टी या टेक्निकल चार्जेस पे करता है तो उसे लोकल कंटेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई केवल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को रीपैकेजिंग, रिफर्बिशिंग या रीब्रांडिंग करके बेच रहा है तो वो भी लोकल कंटेंट में नहीं गिना जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि असली मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन इंडिया में हो, ताकि मेक इन इंडिया का रियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी पूरा हो सके। जैसे मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन ब्रांड की मशीन्स भारत में बेच रही है। अब ये कंपनी असल में खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि फॉरेन कंपनी से रेडीमेड मशीन्स इंपोर्ट करके लाती है, फिर यहाँ सिर्फ उनका पैकेजिंग बदलकर या नया ब्रांड लेबल लगाकर मार्केट में बेच देती है। अब देखने में तो लगता है कि ये प्रोडक्ट भारत में असेंबल्ड या प्रोसेस्ड हुआ है, लेकिन सच ये है कि इसमें ना तो कोई सब्सटैंशियल मैन्युफैक्चरिंग हुई है और ना ही कोई रियल वैल्यू एडिशन हुआ है। इसलिए इस केस में इंपोर्टेड मशीन का लगभग पूरा हिस्सा इंपोर्टेड कंटेंट माना जाएगा और लोकल कंटेंट लगभग 0 के बराबर रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई सप्लायर फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी या डिजाइन के राइट्स लेता है और इसके बदले में रॉयल्टी या लाइसेंस फीस पे करता है। इस पेमेंट को भी लोकल कंटेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पैसा भारत में वैल्यू एडिशन करने के बजाय फॉरेन कंपनी को जा रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि क्या हर सेक्टर के लिए मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर सेक्टर की नीड्स और रियलिटीज अलग होती हैं। इसी वजह से इस ऑर्डर में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है जिसे कहते हैं रोल ऑफ नोडल मिनिस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि हर मिनिस्ट्री अपने सेक्टर की प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए मिनिमम लोकल कंटेंट का परसेंटेज खुद डिसाइड करती है। जैसे रेलवेज में ये रिक्वायरमेंट 70% तक हो सकती है, डिफेंस सेक्टर में 60% और टेलीकॉम सेक्टर में 50%। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई है ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हर सेक्टर में रियलिस्टिक और इफेक्टिव दोनों बना रहे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब तक हमने गुड्स की बात की, यानी वे टेंजिबल आइटम्स जो फिजिकली डिलीवर की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये ऑर्डर सिर्फ फिजिकल गुड्स तक सीमित है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और यही इस पॉलिसी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इस ऑर्डर का स्कोप सिर्फ गुड्स तक नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा वाइड है। असल में इस ऑर्डर में वर्क्स और सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है। अब वर्क्स शब्द सुनकर अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद आ रहा है तो जरा सोचिए, जब कोई गवर्नमेंट हाईवे, फ्लाईओवर या मेट्रो कॉरिडोर बनवाती है तो वो सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं खरीदती, बल्कि वो पूरा प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को देती है जो डिजाइन से लेकर मटेरियल प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन तक हर स्टेज की जिम्मेदारी लेता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और रेडी कंडीशन में गवर्नमेंट को हैंड ओवर करे। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, या सिंपल वर्ड्स में इसे टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ऑर्डर में सर्विसेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज में सबसे कॉमन एग्जांपल है सिस्टम इंटीग्रेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्हें शॉर्ट में एसआई कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। यहाँ एक कंपनी अलग अलग वेंडर्स से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोक्योर करती है और उन्हें इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट वर्किंग सिस्टम डिलीवर करती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर गवर्नमेंट को किसी शहर में स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस सिस्टम लगाना है या आधार एनरोलमेंट सेंटर सेटअप करने हैं, तो कैमरास, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर सब अलग अलग वेंडर्स से आएंगे। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़कर इंस्टॉल करना, टेस्ट करना, कमीशन करना और मेंटेन करना, ये पूरा काम सिस्टम इंटीग्रेटर कॉन्ट्रैक्टर का होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो
ये ऑर्डर सिर्फ मशीन्स और गुड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी ईपीसी मॉडल और कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम्स यानी एसआई मॉडल दोनों को कवर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडियन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल सिस्टम इंटीग्रेटर्स को भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में सीधी प्रेफरेंस मिले, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हर लेवल पर और मजबूत बने। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कौन से सप्लायर को मौका मिलेगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां लोकल सप्लायर होने का असली फायदा या नुकसान सामने आता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से इसे समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, किसी नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि किसी पर्टिकुलर गुड, सर्विस या वर्क के लिए भारत में पर्याप्त लोकल कैपेसिटी और हेल्थी कंपटीशन मौजूद है। तो ऐसे केसेस में टेंडर केवल और केवल क्लास 1 लोकल सप्लायर्स के लिए ओपन होगा। यानी अगर लोकल मैन्युफैक्चरर्स केपेबल हैं, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब फॉरेन सप्लायर्स को एंट्री तक नहीं मिलेगी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि परचेस वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं होता, चाहे टेंडर 10 लाख का हो या 200 करोड़ का। अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन सप्लायर्स कॉम्पिटेंट हैं, तो बस गेट आउटसाइडर्स के लिए बंद हो जाते हैं। इसका मकसद साफ है कि जहां इंडियन सप्लायर्स खुद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एफिशिएंटली कर सकते हैं, वहां पूरा बेनिफिट उन्हें ही मिलना चाहिए, ताकि मेक इन इंडिया का स्पिरिट सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी दिखे। अभी हमने समझा कि किसी गुड, सर्विस या वर्क के लिए भारत में पर्याप्त लोकल कैपेसिटी मौजूद है तो क्या होगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे केस की, जब लोकल सप्लायर्स डिमांड पूरी नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारे इंडियन सप्लायर्स हर टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएं, क्योंकि कभी-कभी स्पेसिफिकेशंस बहुत एडवांस्ड होती हैं या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि सिर्फ क्लास 1 सप्लायर्स एडिक्वेट सप्लाई नहीं दे पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि अब गवर्नमेंट क्या करे, और यही आता है रिलैक्सेशन क्लॉज का रोल। दोस्तों, अगर मिनिस्ट्री को लगता है कि लोकल सप्लायर्स से प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो केस टू केस स्पेसिफिक बेसिस पर रिलैक्सेशन दे सकती है, ताकि टेंडर प्रोसेस स्मूथ रहे और प्रोजेक्ट डिले न हो। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई ऑटोमेटिक परमिशन नहीं होती। इसके लिए कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लेवल से फॉर्मल अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन तभी जब प्रॉपर जस्टिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस पूरी तरह फॉलो किया गया हो। चलिए अब आते हैं तीसरे केस पर। दोस्तों, जब रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी, कॉम्प्लेक्स या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाती है कि हमारे लोकल सप्लायर्स अकेले उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाते, ऐसे में गवर्नमेंट के पास एक ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बचता है कि मार्केट को ग्लोबल लेवल पर खोल देना, और यही इंट्रोड्यूस करता है GTE यानी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसे ही ग्लोबल टेंडर इश्यू होता है, कंपटीशन का फील्ड खुल जाता है, और अब सिर्फ इंडियन सप्लायर्स ही नहीं बल्कि क्लास 1, क्लास 2 और नॉन लोकल सप्लायर्स, ये तीनों कैटेगरीज के बिडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इतने एडवांस्ड होते हैं कि गवर्नमेंट को बेस्ट क्वालिटी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सबसे कंपेटिटिव प्राइस एक साथ चाहिए होती है, और ये बैलेंस सिर्फ ग्लोबल कंपटीशन से ही अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के केस में नॉन लोकल सप्लायर्स की बात की, तो अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये नॉन लोकल सप्लायर्स होते कौन हैं? दरअसल इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। दोस्तों, अगर किसी सप्लायर का लोकल कंटेंट 20% से भी कम है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन लोकल सप्लायर कैटेगरी में चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यही फर्क तय करता है कैटेगरी का गेम। क्लास 2 सप्लायर्स के लिए मिनिमम 20% लोकल कंटेंट जरूरी है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सिर्फ 10% या 15% हिस्सा ही इंडिया में बन रहा है और बाकी सब इंपोर्टेड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल माना जाएगा। ऐसे सप्लायर्स को नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह की प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इश्यू होती है, उनके लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब मार्केट ग्लोबल होती है, तो एंट्री मिलती है हर उस सप्लायर को जो या तो इंडिया बेस्ड नहीं है या जिसका लोकल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। दोस्तों, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ग्लोबल टेंडर कब इश्यू हो सकता है और कौन कौन बिडर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब आता है एक ऐसा रूल जो मीडियम वैल्यू प्रोक्योरमेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित होता है। देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के रूल 161 के सब रूल 4 के तहत साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स की एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट वैल्यू 200 करोड़ से कम है, तो ऐसे केसेस में ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इश्यू ही नहीं की जा सकती।
इसका लॉजिक भी बिल्कुल क्लियर है कि जब टेंडर मीडियम वैल्यू का हो तो फॉरेन सप्लायर्स से कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल और मीडियम स्केल लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले और उन्हें ग्लोबल जायंट्स से अनावश्यक कंपटीशन का सामना न करना पड़े। लेकिन अगर किसी एक्सेप्शनल केस में मिनिस्ट्री को सच में लगे कि 200 करोड़ से कम वैल्यू के टेंडर में भी ग्लोबल पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो ऐसा करना सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा डेजिग्नेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की फॉर्मल अप्रूवल के बाद ही पॉसिबल है। यानी यह कोई ओपन छूट नहीं है, बल्कि एक टाइटली कंट्रोल्ड एक्सेप्शन है जिसे सिर्फ जेन्युइन सिचुएशंस में ही लागू किया जा सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग सिनारियो आता है। जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रीसेल कर रहा है, तो क्या ऐसे सप्लायर को लोकल कंटेंट का बेनिफिट मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस ऑर्डर में साफ कहा गया है कि अगर इंपोर्टेड आइटम्स सिर्फ इंडिया में रीसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदे गए हैं तो उन्हें लोकल कंटेंट कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसका रीजन भी सिंपल है कि प्रोडक्ट वास्तव में इंडिया में बना ही नहीं है, उसे तो बस बाहर से इंपोर्ट करके रीसेल किया जा रहा है। यानी सिर्फ लोकली सोर्स्ड लेबल लगा देने से कोई आइटम ऑटोमेटिकली लोकल नहीं बन जाता। सरकार चाहती है कि असली मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन यहीं इंडिया में हो, न कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को केवल बॉक्सेस या ब्रांड नेम बदलकर लोकल दिखाया जाए। यही असली स्पिरिट है मेक इन इंडिया की, जहां सिर्फ नाम नहीं बल्कि काम भी लोकल होना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपने ये तो जान लिया कि गवर्नमेंट टेंडर में बिडर्स को पार्टिसिपेट करते टाइम ऑफर्ड गुड्स में लोकल कंटेंट का परसेंट शो करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अहम सवाल सामने आता है कि गवर्नमेंट आखिर कैसे यह इंश्योर करती है कि बिडर्स सच बोल रहे हैं और उनका लोकल कंटेंट कैलकुलेशन वाकई सही है। तो यही वह जगह है जहां इस ऑर्डर का सबसे प्रैक्टिकल और क्रूशियल हिस्सा शुरू होता है, यानी वेरिफिकेशन ऑफ लोकल कंटेंट का। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को बेहद ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ताकि कोई भी गलत या अधूरी जानकारी सिस्टम में जगह न बना सके। प्रोक्यूरिंग एंटिटीज को हर बिडर से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना अनिवार्य होता है, जिसमें साफ साफ ब्रेकअप देना होता है कि लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी है, इंपोर्टेड पार्ट्स की टैक्सेस सहित वैल्यू कितनी है, और अगर सप्लायर ने किसी फॉरेन कंपनी को लाइसेंस फीस, रॉयल्टी या टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए पेमेंट किया है तो उसका भी अलग से पूरा विवरण देना जरूरी होता है। दोस्तों, यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर कोई बिडर केवल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहा है तो उसे अपने प्रोडक्ट का OEM सर्टिफिकेट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन देना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सप्लायर सिर्फ लेबल बदल कर या रीपैकेजिंग करके खुद को लोकल सप्लायर नहीं दिखा सकता। सिस्टम को इतना रोबस्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि हर स्टेप पर ऑथेंटिसिटी बनी रहे और कोई भी लूप होल एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। इस तरह अगर आप पूरे फ्रेमवर्क को देखें तो ये एक वेल कनेक्टेड स्ट्रक्चर है जहां 200 करोड़ से नीचे के टेंडर्स में ग्लोबल टेंडर का बैन है, इंपोर्टेड रीसेल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया गया है और ऊपर से एक सॉलिड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है जो हर गलत रास्ते को बंद कर देता है। फाइनली, गवर्नमेंट का मकसद बिल्कुल साफ है कि जहां इंडियन सप्लायर्स सक्षम हैं, वहां उन्हें पूरा मौका मिले ताकि मेक इन इंडिया की भावना सिर्फ पॉलिसी पेपर्स तक सीमित न रहे, बल्कि हर टेंडर, हर डील और हर प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली नजर आए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो हर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को मेड इन इंडिया विजन से जोड़ती है। इस ऑर्डर के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि जहां इंडियन सप्लायर्स केपेबल हैं, वहां पूरा मौका सिर्फ उन्हें मिलेगा, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो या बिग मैन्युफैक्चरर। 200 करोड़ से नीचे ग्लोबल टेंडर्स पर रोक, इंपोर्टेड रीसेल प्रोडक्ट्स का एक्सक्लूजन और स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सिस्टम, ये सब मिलकर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाते हैं जो न सिर्फ लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है बल्कि देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत अवार्ड हुआ है, तो याद रखिए इसके पीछे एक वेल डिफाइंड सिस्टम काम कर रहा है जो हर टेंडर में इंडिया फर्स्ट की सोच को प्रैक्टिकली लागू कर रहा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए गवर्नमेंट रूल को आसान भाषा में समझने के साथ।